नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसका नाम, आप यकीन मानिए, कभी मोबाइल फोन का दूसरा नाम हुआ करता था, नोकिया। कैसे फिनलैंड की एक पुरानी सी कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी बन गई और फिर उतनी ही तेजी से बाजार से लगभग गायब सी हो गई। ये पूरी कहानी क्या है? हमारी आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। उसका शीर्षक है नोकिया का उत्थान और पतन, एमबीए के लिए सबक। तो आज हमारा मकसद है नोकिया के इस पूरे सफर को, इस उतार चढ़ाव को समझना, उसकी वो शानदार कामयाबी, फिर वो चौंकाने वाली नाकामी और उसके बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश। हम ये देखेंगे कि ये कहानी हमें बिजनेस स्ट्रैटेजी, इनोवेशन यानी नई सोच को अपनाना, लीडरशिप की भूमिका और सबसे जरूरी बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता के बारे में क्या सिखाती है। खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया को समझना चाहते हैं, उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी के बनने और बिगड़ने की दास्तान नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो बिजली की रफ्तार से बदलाव होते हैं ना, उसका एक आईना भी है। बिल्कुल। अच्छा, नोकिया की शुरुआत तो बड़ी ही हैरान करने वाली है। 1865 में फिनलैंड में एक कागज की मिल। सोचिए जरा, कागज से फोन तक। हाँ, ये तो कमाल है। फिर अगली पूरी सदी में कंपनी ने अलग अलग चीजों में हाथ आजमाया। जी। रबर के जूते बनाए, कार के टायर, केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही मार्केट की जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने की एक लग थी। फिर 1980 के दशक में उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और बस यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब 1990 के दशक में एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ आता है। उस समय के सीईओ थे जॉर्मा ओलियाला। उन्होंने एक बेहद साहसिक, आप कह सकते हैं बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने नोकिया के बाकी सारे कारोबार, रबर, केबल, टीवी, जो कुछ भी था सब बेच दिए। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम पर, मतलब दूर संचार पर लगाया। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा जुआ लग सकता था कई लोगों को, लेकिन ये जो रणनीतिक फोकस था ना, ये कमाल का साबित हुआ। इसने उन्हें अपने सारे रिसोर्सेज, सारी ताकत मोबाइल फोन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंकने का मौका दिया। अच्छा। और इसी फोकस का नतीजा था शायद 1992 में वो नोकिया 1011, जो पहले बड़े पैमाने पर बनने वाले जीएसएम फोनों में से एक था। जीएसएम यानी वो डिजिटल स्टैंडर्ड जिसने मोबाइल फोन को दुनिया भर में फैलाया। और कमाल की बात यह कि लोगों को नोकिया के फोन पसंद आ गए। हाँ, बहुत पसंद आए। वो मजबूत थे, रफ एंड टफ। हाँ, वो गिर भी जाते थे तो कुछ होता नहीं था। बिल्कुल, चलाने में बेहद आसान, यूजर फ्रेंडली जिसे कहते हैं। बैटरी कमाल की चलती थी उनकी। और हाँ, वो स्नेक गेम, वो कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, स्नेक गेम तो जैसे एक आइकॉन बन गया था हर किसी के फोन में। स्कूल के दिनों में तो बस वही चलता था। बिल्कुल। और देखिए, देखते ही देखते 2000 के दशक की शुरुआत तक नोकिया मोबाइल फोन बाजार का किंग बन गया। कोई मुकाबला ही नहीं था। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है। 2007 में जब नोकिया अपने पीक पर था, दुनिया भर में बिकने वाले हर 10 मोबाइल फोन में से 4 नोकिया के होते थे। 40% मार्केट शेयर, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, करीब 40%। और ये सफलता सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं थी। इसके पीछे कई कारण थे। उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन थी। वो बहुत कुशलता से फोन बनाते थे और दुनिया भर में पहुंचाते थे। ग्राहकों का उन पर अटूट भरोसा था। नोकिया मतलब क्वालिटी, नोकिया मतलब भरोसा। हाँ, ये ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत थी। बहुत। और उनकी स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी। वो हर तरह के ग्राहक को टारगेट करते थे, महंगे स्मार्टफोन से लेकर एकदम बेसिक सस्ते फीचर फोन तक। सबके लिए कुछ न कुछ था। ये मार्केट में अपनी जगह बनाना, ऑपरेशंस में एक्सीलेंस हासिल करना और एक मजबूत ब्रांड बनाने का, आप कह सकती हैं, क्लासिक केस स्टडी है। बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों के लिए तो ये दौर वाकई सीखने लायक है। रणनीतिक फोकस, सही टाइमिंग और अपनी कोर स्ट्रेंथ का फायदा उठाना। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं, अगर सावधान ना रहें तो। हाँ, और नोकिया के साथ यही हुआ। इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। 2013 आते आते कंपनी को अपना मोबाइल फोन डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा, और वो भी सिर्फ 5.4 बिलियन यूरो में। हाँ, जो उनकी पहले की वैल्यूएशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब अर्श से फर्श पर आने की कहानी कैसे बनी? यह मामला वाकई पेचीदा हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल।
और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर नोकिया को नीचे गिराया। तो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण जिसकी बात होती है वो स्मार्टफोन के दौर में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में नाकामी। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, फिर गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तेजी से पॉपुलर होने लगा। ये तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए सुनामी जैसा था। बिल्कुल, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था वो। लेकिन नोकिया, जो अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर शायद कुछ ज्यादा ही निर्भर था, हाँ, वो उस पर बहुत टिके हुए थे। वो इस टच स्क्रीन स्मार्टफोन और उससे जुड़े ऐप इकोसिस्टम की क्रांति को ठीक से समझ ही नहीं पाया, या शायद समझना नहीं चाहा। समझना नहीं चाहा कहना शायद ठीक न हो, लेकिन हाँ, वो इससे कम आंक गए। उन्हें लगा उनका सिम्बियन काफी है। पर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम असल में iOS और एंड्रॉयड के मुकाबले काफी पुराना पड़ चुका था। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जो नए जमाने के स्मार्टफोन्स के लिए चाहिए थी। अच्छा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बाहर के डेवलपर्स के लिए, मतलब जो एप्स बनाते हैं, उनके लिए सिम्बियन पर नए अच्छे एप्स बनाना iOS या एंड्रॉयड के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और धीमा था। ओह, अच्छा, तो ऐप इकोसिस्टम पिछड़ गया। बिल्कुल, और आज की दुनिया में ऐप इकोसिस्टम ही तो किंग है। नोकिया ने सिम्बियन को छोड़ने में बहुत हिचकिचाहट दिखाई, और जब 2011 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज फोन प्लेटफॉर्म अपनाने का फैसला किया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और ये फैसला महंगा भी साबित हुआ। जब तक नोकिया ने लूमिया सीरीज जैसे ठीक-ठाक विंडोज स्मार्टफोन बाजार में उतारे, तब तक बाजी पूरी तरह एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड के हाथ लग चुकी थी। इससे एक बड़ा सबक मिलता है, अपनी मौजूदा ताकत पर, अपनी पिछली सफलताओं पर कभी भी जरूरत से ज्यादा इतराना खतरनाक हो सकता है। और जो नई टेक्नोलॉजी बाजार को बदलने की ताकत रखती है, जिसे हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं, उसे अपनाना जरूरी है, भले ही वो आपके अपने पुराने मॉडल को चुनौती क्यों न दे। आईफोन सिर्फ एक नया फोन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल दिया, हार्डवेयर से फोकस हटाकर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज पर ले आया। लेकिन दिक्कत सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने में ही नहीं थी शायद। ऐसा लगता है जैसे कंपनी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दूसरा बड़ा कारण था, नोकिया की अपनी अंदरूनी संगठनात्मक जड़ता और बढ़ती हुई नौकरशाही। एक समय जो नोकिया की ताकत थी, उसकी वो मजबूत, अनुशासित ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वही बाद में उसकी कमजोरी बन गई। अच्छा, ये कैसे हुआ? जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, भीमकाएं होती गई, फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई, बोझिल हो गई, नौकरशाही हावी हो गई। कंपनी के अंदर अलग अलग डिवीजन या टीमें थीं, वो एक दूसरे से सहयोग करने के बजाय प्रतिस्पर्धा करने लगी। साइलोज बन गए थे। इंटरनल पॉलिटिक्स? हाँ, कुछ हद तक। और सबसे खतरनाक बात, कंपनी में असफलता का डर इतना बढ़ गया कि लोग बड़े और ज़रूरी जोखिम लेने से कतराने लगे। कुछ नया ट्राई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का माहौल ही खत्म सा हो गया। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई उस माहौल से जिसकी वजह से वो सफल हुए थे, जहां वो रिस्क ले रहे थे। बिल्कुल, अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्थिति एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों की कल्चर से एकदम उल्टी थी। वहां तो एक्सपेरिमेंट करने, तेजी से फेल होने और फिर जल्दी से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। फेल फास्ट, लर्न फास्ट। एग्जैक्टली। नोकिया का अनुभव हमें सिखाता है कि किसी भी कंपनी का ढांचा और उसकी संस्कृति को लगातार विकसित होते रहना चाहिए, ताकि वो नए आइडियाज और इनोवेशन को सपोर्ट कर सके, खासकर टेक्नोलॉजी जैसे तेजी से बदलते सेक्टर में। नोकिया के अंदरूनी टकराव और वो सहयोग की कमी ने उन नए विचारों को पनपने ही नहीं दिया जो शायद उन्हें बचा सकते थे। और बाहर मार्केट में जो बदलाव हो रहे थे, क्या नोकिया उन्हें समझने में भी चूक कर रहा था? हाँ, ये तीसरा बड़ा कारण था, बाजार के रुझानों को, ट्रेंड्स को गलत समझना। कैसे? नोकिया का जो टॉप मैनेजमेंट था, लीडरशिप थी, वो इस बात को समझने में नाकाम रही कि बाजार अब सिर्फ हार्डवेयर से आगे बढ़ चुका है। मतलब फोन कैसा दिखता है, कितना मजबूत है, ये काफी नहीं था। अब लड़ाई सॉफ्टवेयर ड्रिवन इकोसिस्टम की थी, यानी एप्स, क्लाउड सर्विसेज और सबसे बढ़कर यूजर एक्सपीरियंस। ग्राहक क्या अनुभव कर रहा है, वो सबसे जरूरी हो गया था। बिल्कुल। नोकिया बेहतरीन मजबूत डिवाइस बनाने में माहिर था, इसमें कोई शक नहीं। उनका हार्डवेयर इंजीनियरिंग कमाल का था, लेकिन उन्होंने ऐप स्टोर की बढ़ती ताकत, क्लाउड इंटीग्रेशन के महत्व और एक शानदार सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस की जो चाहत बढ़ रही थी, उसे नजरअंदाज कर दिया। जबकि एप्पल और गूगल
वो तो इसी इकोसिस्टम पर पूरा जोर दे रहे थे। एग्जैक्टली एप्पल और गूगल ने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जिन्होंने दुनिया भर के डेवलपर्स को अपनी तरफ खींचा, लाखों ऐप्स बने और इसने ग्राहकों को अपने साथ बांधे रखा। इससे एक ऐसा मजबूत नेटवर्क इफेक्ट या इकोसिस्टम तैयार हुआ जिसके सामने नोकिया टिक ही नहीं पाया। एक और बात इसमें जोड़ने लायक है, नोकिया ने उभरते बाजारों जैसे भारत, चीन, अफ्रीका इन पर बहुत ध्यान दिया। शुरुआत में ये स्ट्रैटेजी फायदेमंद रही क्योंकि उन्होंने वहां सस्ते मजबूत फीचर फोन बेचे और खूब पैसा कमाया। हाँ, वहाँ उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन इस चक्कर में उनका ध्यान प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट से हट गया। वो सेगमेंट जहां एप्पल और सैमसंग जैसे खिलाड़ी लगातार इनोवेशन कर रहे थे, ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ा रहे थे और ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। अच्छा, तो वो लो एंड पर फोकस करते रह गए और हाई एंड मार्केट हाथ से निकल गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। ये बाजार की नब्ज को सही ढंग से पहचानने और शॉर्ट टर्म फायदों को लॉन्ग टर्म कंपटीशन के साथ बैलेंस करने के महत्व को दिखाता है। वो बेहतरीन फोन बना रहे थे, लेकिन लोग अब सिर्फ फोन नहीं खरीद रहे थे, वो एक पूरा डिजिटल अनुभव, सेवाओं का एक जाल खरीद रहे थे और नोकिया ये बात समझने में पीछे रह गया। और चौथा कारण जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है लीडरशिप और कुछ रणनीतिक गलतियां। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट से स्टीवन इलॉप को सीईओ बनाकर लाया गया। उन्होंने आते ही एक मेमो जारी किया, बड़ा फेमस हुआ वो, जलते हुए मंच या बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो। हाँ, बहुत चर्चा हुई थी उसकी। उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कंपनी की हालत बहुत खराब है, हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मकसद शायद लोगों को जगाना था, बदलाव के लिए तैयार करना था, लेकिन उसका असर शायद उल्टा हो गया। कर्मचारियों का मनोबल गिर गया, ग्राहकों का भरोसा भी कम हुआ। क्या ये कदम ठीक था? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इस पे काफी बहस होती है। एलोप की नीयत शायद सही थी, वो कंपनी को हकीकत का आईना दिखाना चाहते थे, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से वो किया गया, वो पब्लिक मेमो, उसने शायद फायदे से ज्यादा नुकसान कर दिया। अंदर का मोराल तो गिरा ही, बाहर मार्केट में भी सिग्नल अच्छा नहीं गया। और फिर उनका वो विंडोज फोन अपनाने का फैसला। हाँ, वो उनका सबसे बड़ा रणनीतिक दांव था। इसके पीछे लॉजिक ये था कि आईओएस और एंड्रॉयड की भीड़ से अलग एक तीसरा वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाया जाए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में। सुनने में तो ठीक लगता है, तीसरा विकल्प कागज पर शायद ठीक लगे, लेकिन हकीकत में विंडोज फोन ना तो डेवलपर्स को उस पैमाने पर खींच पाया जिसकी जरूरत थी और ना ही ग्राहकों को। ऐप गैप हमेशा बना रहा। ये दांव बुरी तरह पिट गया। पर क्या उस समय उनके पास कोई और चाला था? अगर वो एंड्रॉयड अपनाते तो क्या वो गूगल पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो जाते, जो खुद एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा था? ये बिल्कुल जायज सवाल है और शायद यही दुविधा नोकिया के लीडरशिप के सामने थी। एंड्रॉयड अपनाने से उन्हें एक रेडीमेड इकोसिस्टम मिलता, लेकिन फिर वो सैमसंग जैसी कई और कंपनियों में से एक बन जाते और गूगल का दबदबा बढ़ जाता। विंडोज चुना तो अलग दिखने का मौका मिला, डिफरेंशिएट करने का, पर इकोसिस्टम खुद बनाना पड़ा जो बन नहीं पाया। एक मुश्किल चुनाव था। लेकिन लीडरशिप की चुनौतियां सिर्फ एलोप तक ही सीमित नहीं थीं। उनसे पहले भी नोकिया की जो पिछली शानदार सफलता थी ना, उसने कहीं ना कहीं एक तरह का अति आत्मविश्वास, एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया था। अच्छा, एरोगेंस। हाँ, शायद एरोगेंस कहना ठीक होगा। आईफोन जैसे उभरते खतरों को उन्होंने शुरू में गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्हें लगा ये बस एक महंगा खिलौना है, टिकेगा नहीं। ये जो तात्कालिकता की कमी थी, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि मुश्किल समय में लीडरशिप का रोल कितना क्रिटिकल हो जाता है। आने वाले बड़े बदलावों को समझना, खतरे को भांपना, जवाबदेही तय करना, एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देना और अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट की हकीकत के हिसाब से लगातार बदलते रहना, ये सब लीडरशिप का काम है। और नोकिया के मामले में लगता है यहाँ चूक हुई, अति आत्मविश्वास और कुछ गलत रणनीतिक फैसले। हाँ, ये सब मिलकर घातक साबित हुए। तो ये तो हुई पतन की कहानी, काफी दुखद है। लेकिन मोबाइल फोन डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद नोकिया का क्या हुआ? क्या वो कंपनी खत्म हो गई? कहानी वहीं खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही नोकिया की कहानी का एक और दिलचस्प और शायद उम्मीद जगाने वाला पहलू है। हाँ, ये जरूर बताना चाहिए। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को री इन्वेंट किया, एक नए रूप में घड़ा। कैसे? उन्होंने अपना पूरा ध्यान टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया, मतलब वो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट जो मोबाइल नेटवर्क्स को चलाते हैं, टावर, बेस स्टेशंस, कोर नेटवर्क। अच्छा, जो बैकएंड का काम है। हाँ, वो बैकएंड वाला बिजनेस।
खासकर 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया और साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर फोकस किया। उन्होंने अपनी विरासत के एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर दाव लगाया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें वो हमेशा से मजबूत थे। तो ये दाव सफल रहा? हाँ, काफ़ी हद तक सफल रहा है। आज 2025 में अगर हम देखें तो नोकिया नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। वो हुआवे और एरिक्सन जैसी दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। अरे वाह! और उनकी जो रिसर्च विंग है नोकिया बेल लैब्स, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक इनोवेशन सेंटर है, जिसने ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ें इजाद की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में लगातार नए आविष्कार कर रही है। तो मतलब कंपनी मरी नहीं, बस रूप बदल लिया। बिल्कुल, ये नोकिया के लचीलेपन, उनकी रेजिलियंस को दिखाता है और मुश्किल हालात में भी अपनी गहरी तकनीकी विशेषज्ञता, अपनी कोर इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। बेशक मोबाइल फोन की अपनी जो शानदार विरासत थी, उसे खोना उनके लिए और बाजार के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है, लेकिन उनका ये जो पुनरुद्धार है, ये दिखाता है कि बड़ी विफलताओं के बाद भी वापसी संभव है, अगर सही रणनीति हो, अनुकूलन क्षमता हो और टिके रहने का जज्बा हो। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से निचोड़ क्या निकलता है? मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों के लिए या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्य सबक क्या है? इस सब का मतलब क्या है? देखिए, नोकिया की कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम कुछ मुख्य सबक निकालें, पहला और शायद सबसे जरूरी, बड़े बदलावों को गले लगाओ भले ही डर लगे। टेक्नोलॉजी में जो बड़े बुनियादी बदलाव आते हैं, जिन्हें हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं, उन्हें अपनाना जरूरी है, भले ही वे आपके मौजूदा सफल बिजनेस को चुनौती क्यों ना दें। जैसे नोकिया ने टच स्क्रीन और ऐप्स को नजरअंदाज किया। हाँ, उन्हें अपने हार्डवेयर पर इतना भरोसा था कि वो सॉफ्टवेयर की बदलती दुनिया को समझ नहीं पाए या देर से समझे। तो पहला सबक, डिसरप्शन को पहचानो और अपनाओ। दूसरा, फुर्तीले बनो और अंदरूनी जड़ता तोड़ो। कंपनी के अंदर फैसले तेजी से होने चाहिए, साइलोज नहीं होने चाहिए। एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां नए प्रयोग करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को बढ़ावा मिले, ना कि उससे डरा जाए। नोकिया की धीमी नौकरशाही और वो फेल होने का डर। हाँ, उसने उसे पतन की ओर धकेल दिया। तो दूसरा सबक, अजाइल रहो, फ्लेक्सिबल रहो। तीसरा, ग्राहक को समझो, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं। सिर्फ बेहतरीन हार्डवेयर बनाना काफी नहीं है। ग्राहकों की जरूरतें कैसे बदल रही हैं, वे कैसा अनुभव चाहते हैं, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देना। बिल्कुल, नोकिया हार्डवेयर पर अटका रहा, जबकि ग्राहक एक पूरे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की ओर बढ़ रहे थे। तो तीसरा सबक, कस्टमर सेंट्रिक बनो। ठीक है। चौथा, दूर की सोचो, सिर्फ आज की नहीं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए भविष्य की रणनीति बनानी होगी। मार्केट में क्या बड़े ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन पर नजर रखनी होगी। जैसे नोकिया ने उभरते बाजारों पर फोकस किया, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट। हाँ, उस पे ध्यान कम हो गया, जो आगे चलकर महंगा पड़ा। तो चौथा सबक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को बैलेंस करो। पांचवा, लीडरशिप का रोल सबसे अहम है। मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाने के लिए विजन चाहिए, हिम्मत चाहिए और बदलाव लाने की क्षमता चाहिए। अति आत्मविश्वास और गलत रणनीतिक फैसलों से बचना होगा। लीडरशिप मैटर्स बहुत ज्यादा। और छठा और आखिरी सबक जो नोकिया के पुनरुद्धार से मिलता है, असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सबक है। नोकिया का नेटवर्क बिजनेस में वापस आना दिखाता है कि एक फील्ड में फेल होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई। असफलताओं से सीखकर एक नई दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ये सारे सबक आज के दौर में भी कितने प्रासंगिक लगते हैं ना। बिल्कुल। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की बात हो रही है। ग्राहक का व्यवहार लगातार बदल रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियां ऑटो इंडस्ट्री में वही कर रही हैं जो कभी एप्पल ने मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया के साथ किया था। नोकिया की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी या सफल क्यों ना हो, अजेय नहीं है। बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। बिल्कुल। और एक बात और इसमें जोड़ने लायक है, नोकिया का अनुभव ग्लोबल स्ट्रैटेजी के महत्व पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उभरते बाजारों में उनकी सफलता ये दिखाती है कि स्थानीय जरूरतों को समझना, लोकलाइजेशन करना कितना जरूरी है।
वो उन बाजारों के लिए सही प्रोडक्ट बना पाए, सस्ते मजबूत फोन। वहीं प्रीमियम सेगमेंट में उनकी विफलता ये दिखाती है कि ग्लोबल ट्रेंड्स को समझना और एक संतुलित ग्लोबल अप्रोच रखना भी उतना ही जरूरी है। मतलब थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। हाँ, कुछ ऐसा ही। दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर नजर रखो, लेकिन स्थानीय बाजार की बारीकियों के हिसाब से खुद को ढालो भी। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। नोकिया की ये कहानी वाकई दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और बाजार कितनी तेजी से करवट बदल सकते हैं और इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक कंपनी के शिखर पर पहुंचने और गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालते रहने का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है हम सबके लिए। निश्चित रूप से ये केस स्टडी बिजनेस स्ट्रैटेजी, इनोवेशन की चुनौतियों और लीडरशिप की जटिलताओं पर बहुत गहरी समझ देती है। ये हमें सिखाती है कि सफलता कभी भी परमानेंट नहीं होती और ना ही असफलता फाइनल होती है, अगर आप में सीखने और बदलने की इच्छा शक्ति हो। नोकिया ने इसे साबित किया है, पहले अपने पतन से और फिर अपने शानदार कमबैक से। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे सोच सकें। बिल्कुल, अंतिम विचार ये है, नोकिया ने हार्डवेयर बनाने में अपनी महारत पर, अपनी इंजीनियरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की ताकत को बुरी तरह कम करके आका। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अक्सर एक धागे में इतने गुंथे होते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है, हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आज की बड़ी स्थापित कंपनियां अगली बड़ी चीज यानी अगला बड़ा डिस्रप्शन उसे नजरअंदाज करने से कैसे बच सकती हैं, खासकर तब जब वो अगली बड़ी चीज उनके मौजूदा ताकत के क्षेत्र यानी उनके कंफर्ट जोन से बाहर हो। क्या आपको लगता है कि आज भी कोई बड़ी सफल कंपनी अनजाने में नोकिया जैसी गलती दोहराने के कगार पर खड़ी हो सकती है? कौन हो सकती है वो? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार कीजिएगा।